हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रीवियस ईयर गेट के न्यूमेरिकल्स को। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको जा कर के ज़रूर देखिए। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल किसी भी चैप्टर पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अपकमिंग जो नेट का एग्ज़ाम है वो जल्दी कराएंगे ये लोग। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एज यूजुअल आपका नॉर्मल टाइट्रेशन की तरह ही होता है। बस यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम पोटेंशियल को मेज़र करते हैं। जो वाई एक्सिस पे आपका होता है वो पोटेंशियल को मेज़र करते हैं, जबकि एक्स एक्सिस पे जो भी हम टाइट्रेंट का वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं उसको मेज़र करते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पे जैसे नॉर्मल टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें अगर हम मान लो एसिड का टाइट्रेशन कर रहे हैं तो एसिड हमारा कोनिकल फ्लास्क में होता है, जबकि जो बेस है जिसके अगेंस्ट टाइट्रेशन होता है तो उसको हम लोग ब्यूरेट में लेते हैं और उसका कुछ वॉल्यूम ऐड करते हैं। तो देयर इज़ सम कलर चेंज होता है एसिड के सोल्यूशन में। ठीक है, जैसे वो बेस ऐड करते हैं तो एज यूजुअल यहाँ पर भी कुछ चेंजेज होंगे जिसके बेसिस पे मतलब उसके पोटेंशियल में चेंजेज आता है। ठीक है, तो नॉर्मली पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग पोटेंशियल को मेजर करते हैं और इसका जो प्लॉट होता है वॉल्यूम के एडिशन के साथ साथ पोटेंशियल को मेजर करते हैं। तो एक एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम होता है, दूसरे एक्सिस पे पोटेंशियल को मेजर करते हैं। तो जनरली थ्री टाइप ही पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। एक होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन और तीसरा होता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो मेनली एडवांटेज क्या है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का ओवर नॉर्मल जो हमारा टाइट्रेशन है। नॉर्मल में भी हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक एसिड का वीक बेस के साथ। तो इसमें क्या एडवांटेज है, तो देखिए वहाँ पर हम लोगों को एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नॉर्मल अगर आप HCl का टाइट्रेशन कर रहे हो या NaOH के साथ तो आपको एक इंडिकेटर चाहिए जो उसके कलर चेंज को बताएगा एक सर्टेन pH पे। ठीक है, तो आप जनरली जो हमारा सोल्यूशन होता है वो कलरलेस सोल्यूशन होता है और हम उसमें जब इंडिकेटर डाल देते हैं और उसमें जब वॉल्यूम ऐड करते हैं तो उसमें कलर में कुछ चेंजेज आता है। तो मतलब हम कलर्ड सोल्यूशन में टाइट्रेशन नहीं करते हैं, ऑर्डिनरी जो हम लोग टाइट्रेशन करते हैं। लेकिन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में ये एडवांटेज होता है कि यहाँ पर आप कलर्ड अगर सोल्यूशन है तो उसके भी पोटेंशियल को मेजर कर सकते हो, उसके भी आप टाइट्रेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एडवांटेज ये है। ठीक है, और दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको जो नॉर्मल टाइट्रेशन होता है उसमें जैसे आप जो एसिड ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, उसका टाइट्रेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा एसिड ले रहे हो और कौन सा बेस ले रहे हो। उसके अकॉर्डिंग ही आप इंडिकेटर सेलेक्ट करते हो कि आपको मिथाइल ऑरेंज लेना है या फिनाइल फिथिलीन लेना है। तो आप इंडिकेटर को चूज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ योर एसिड और बेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो आप जनरली ये दो एडवांटेज होते हैं कोई भी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में, तो इसको आप कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोगों को बहुत डीप में नहीं जाना है। ठीक है, इससे एक या दो क्वेश्चन आपका जनरली पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ कि जनरली इसमें एक या दो क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है नेट में या फिर गेट में, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले जो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि टाइट्रेशन ऑफ HCl वर्सेस NaOH हम कंसीडर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें क्या करते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका पोटेंशियल डिपेंड करता है H+ आयन के कंसंट्रेशन पे, क्योंकि हम यहाँ पर HCl सोल्यूशन के टाइट्रेशन को करेंगे। तो हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड चूज करते हैं जो कि जिसका मतलब पोटेंशियल जो है वो H+ आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। ठीक है, तो हमने एक इलेक्ट्रोड ले लिया और HCl सोल्यूशन इसमें डिप कर दिया। ठीक है, HCl सोल्यूशन जिसका टाइट्रेशन करना है। अब इसको हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं और रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैलोमल इलेक्ट्रोड कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें
कोई, जैसे यहाँ पर HCl सॉल्यूशन फिलअप किया है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड ले सकते हैं हम, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो है पोटेंशियल जो है वो H+ आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। आप क्यून हाइड्रीन यूज कर सकते हो, ग्लास इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रोड आप यूज कर सकते हो जिसका कंसंट्रेशन, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके H+ आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो अब देखिए इस सेल को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके पास, आपने एक सेल लिया हाइड्रोजन को, सॉरी नॉट सेल लिया, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, और ये H+ आयन को दे रहा है जिसका कंसंट्रेशन अननोन है, ठीक है। और इसको हमने कलेक्ट किया है एक कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है, जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो इस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो E राइट माइनस E लेफ्ट होगा। क्लियर है बात? तो E राइट में है कैलोमल इलेक्ट्रोड और लेफ्ट में है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसका पोटेंशियल होगा। तो नॉर्मली आपका जो सेल का पोटेंशियल मिलेगा वो कैलोमल इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 लॉग ऑफ H+ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस लॉग H+ हम जानते हैं कि pH होता है, तो E सेल जो मुझे मिलेगा वो 0.242 प्लस 0.0591 pH होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर सोल्यूशन का pH चेंज होगा तो उसके साथ उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग, सपोज मान लीजिए कि हम लोग जैसे 100 ml HCl सोल्यूशन ले रहे हैं 0.1 मोलर का, और उसका टाइट्रेशन कर रहे हैं हम 1 मोलर NaOH बेस के साथ। तो जैसे जैसे हम उसमें सोल्यूशन में NaOH ऐड करेंगे तो क्या होगा कि H+ आयन जो है HCl से H+ आयन रिप्लेस होगा। तो H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि pH इंक्रीज करेगा। तो जब pH इंक्रीज करेगा तो E सेल जो होगा ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर H+ के कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए इसका ग्राफ कैसे होता है। तो जैसे जैसे आपने NaOH ऐड किया तो स्टार्टिंग में जो है HCl का H+ आयन ज़्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कम है, ठीक है। जैसे जैसे H+ आयन रिड्यूस होने लगे हैं उसका pH इंक्रीज करेगा। तो ये देखिए वाई एक्सिस पे एक कर्व होता है pH का या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, दोनों हो सकता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड करते हैं, और ये जो कर्व होता है ये स्ट्रीपर होता है, आप इतना मतलब वाइडर नहीं होता है ये जो मैंने प्लॉट किया है। तो ये जो डॉटेड लाइन वाला है एक्चुअली में ये करेक्ट है, ठीक है, ऊपर वाला। तो इस टाइप से प्लॉट आता है, तो जहाँ पे अब्रप्ट चेंज आता है पोटेंशियल का वहीं उसका एंड पॉइंट होता है। क्लियर है? तो वो जितना वॉल्यूम यूज होता है सोल्यूशन का एंड पॉइंट लाने के लिए, मतलब जहाँ पर उसका अब्रप्ट चेंज हुआ पोटेंशियल का, हाँ, तो वो होता है उसका एंड पॉइंट। तो ये या तो पोटेंशियल में चेंज होगा या उसके pH में चेंज होगा। क्लियर है बात? अब देखिए इसका हम डेरिवेटिव एक प्लॉट करते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, या चेंज इन pH पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक कर्व ये प्लॉट करते हैं और इसको प्लॉट करते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH के अगेंस्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो चेंज है ये पहले स्टार्टिंग में कम होगा, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम, फिर धीरे धीरे ये बढ़ेगा, एक पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा, फिर से ये डिक्रीज करने लगेगा। क्लियर है बात? तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट जो डेल्टा E बाई डेल्टा V है, ठीक है, या डेल्टा PH बाई, सिंपली आप कह सकते हो डेल्टा PH बाई डेल्टा V मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब हम फर्दर देख रहे हैं कि ये जो स्लोप मैक्सिमम है इसका हम अगर डबल डेरिवेटिव प्लॉट करें तो जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव जो प्लॉट करते हैं हम, देखो इसका जो एंड पॉइंट होता है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, A to B इसका एंड पॉइंट होता है, जबकि सेकेंड वाला जो ग्राफ है यहाँ पर एक जो मिड वाला पॉइंट है ये इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नेट में एक बार गेट में,
कि एट इंड पॉइंट उसके चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम जीरो होगा या नॉट जीरो होगा। तो आप पहला जो ग्राफ है आप यहाँ से देखो, ठीक है। तो पहले ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है कि जो पोटेंशियल है इसका वॉल्यूम के साथ जो चेंज है ये जीरो है कहीं पॉइंट, मतलब ये देखिए आप इंक्रीज कर रहा है ना कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है कि जहाँ पर ये कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये जीरो नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए आप, दूसरा वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो मिडिल वाला है ये पॉइंट, यहाँ पर ये जा कर के स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। आप इसको अगर चेंज देखेंगे तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल्टा टू ई बाई डेल्टा वी टू जीरो होता है, जबकि पहला डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है। तो सेम केस आपका पी एच के साथ भी होगा, डेल्टा पी एच बाई डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि डेल्टा टू पी एच बाई डेल्टा वी टू जीरो होगा। ये बात क्लियर हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये फिर से कभी भी रिपीट कर सकता है, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखिए इस टाइट्रेशन को हम कैसे प्रैक्टिकली, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि आप कैसे मतलब ग्राफ प्लॉट करोगे। तो सिंपली वो दे देगा आपको क्या, कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के द्वारा मैं समझाता हूँ कि 25 ml ऑफ HCl सोल्यूशन है 0.1 मोलर, ठीक है। 0.1 मोलर का HCl सोल्यूशन है 25 ml, राइट। और इसका टाइट्रेशन करना है यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज द इंडिकेटर एंड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो व्हाट वुड बी EMF ऑफ द सेल, क्या होगा अगर इनिशियली, पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, आफ्टर द एडिशन ऑफ 20, 25 एंड 25.1 ml ऑफ NaOH। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर है कि 25 ml HCl 0.1 मोलर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो E सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड माइनस EH2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप रख दो, तो सिंपल पीएच की जगह माइनस लॉग H प्लस रख सकते हैं, और H प्लस का कंसनट्रेशन 0.1 मोलर है, तो पीएच की वैल्यू 1 आएगा। तो ई सेल जो है इनिशियली जो है 0.3013 आएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि इनिशियली कितना होगा। लेकिन सपोज आपको 20 ml आपको 0.1 मोलर NaOH ऐड किया गया इन 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन में, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा प्रैक्टिकली आपसे अगर पूछा जाए तो देखिए इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सिंपली आपको नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालने हैं दोनों के। तो देखिए 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन है, 25 ml का नंबर ऑफ मिलीमोल्स 2.5 हो गया, जबकि NaOH का नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितना हो गया 0.1 इंटू 20, तो ये हो गया 2 मिलीमोल। तो नेट मिलीमोल HCl का कितना बचेगा 0.5 बचेगा, ठीक है। अब इस 0.5 बचा और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 45 ml हो गया, तो कंसंट्रेशन HCl का कितना आएगा, अब 0.5 मिलीमोलर 10⁻³ मोलर हो गया अपॉन 45 ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये फाइनली 0.5/45 आएगा, तो जिसका pH आएगा 1.95। तो ई सेल यहाँ से मिलेगा 0.3574 वोल्ट। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा आप देखो कि अगर आपका इंड पॉइंट मिलता है तो वहाँ पे आप पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे। तो चूंकि वहाँ पर क्या हो गया कि हमारा जो सोल्यूशन है वो टोटली न्यूट्रल हो गया, तो उसका पीएच ऑब्वियसली जो है क्या होगा, सारे H प्लस रिप्लेस हो गए OH के द्वारा, तो अब वो NaCl सोल्यूशन बना हुआ है, तो पीएच होगा 7, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहाँ पे होगा 0.656 वोल्ट। लेकिन अगर NaOH न्यूट्रलाइज कर दिया HCl को कम्प्लीटली, अब उसके बाद फर्दर NaOH ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज वहाँ पर 25.1 ml एडिशन कर रहे हैं NaOH का, तो अब 25 तो उसको पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया HCl सोल्यूशन को 25 को, तो जो बचा हमारे पास ml वो 0.1 ml NaOH का बचा, और उसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर, तो नंबर ऑफ मिलीमोल 0.01 मिलीमोल हो गया, तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा 0.01 इंटू 10⁻³ मोल अपॉन में 50.1 टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो गया इसका कंसंट्रेशन OH का। तो अगर pH निकालेंगे तो आप 10.3 आएगा, तो ई सेल निकालेंगे तो 0.8510 आएगा। क्लियर है बात।
तो इस तरह से आप बिफोर एंड पॉइंट, एट एंड पॉइंट और आफ्टर एंड पॉइंट पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। तो ये कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा आइए देखते हैं टाइट्रेशन होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड रहता है जो H प्लस आयन के, उसको रिप्लेस कर देते हैं एक इनर्ट मेटल के द्वारा, ठीक है। जो वहाँ पर हम यूज कर रहे थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड या क्यून हाइड्रीन इलेक्ट्रोड, उसको रिप्लेस करते हैं एक मेटल के द्वारा। और इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज होता है और एक रिड्यूसिंग स्पीसीज होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो देखिए शुरू में जैसे यहाँ पर सिर्फ Fe2 प्लस आयन होता है और यहाँ पर सीरियम 4 प्लस आयन को हम ऐड करते हैं, तो Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज होकर के Fe3 प्लस में जाता है, जबकि सीरियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे करके रिड्यूस होता है तो वो सीरियम 3 प्लस में जाता है। तो जो ई सेल होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, जो आयरन का होगा, तो वो क्या होता है कि आयरन ऑक्सीडाइज होता है, तो Fe3 प्लस में होता है और Fe2 प्लस में। तो ई सेल क्या हो जाएगा, E0 से प्लस RT/F। अगर आप प्लस लगा रहे हो तो Fe3 प्लस ऊपर होगा और Fe2 प्लस नीचे होगा, क्योंकि Mn प्लस प्लस Ne इलेक्ट्रॉन लेकर के M में कन्वर्ट होता है। तो इसका फार्मूला हमें पता है, क्लियर है। तो आप हमको पोटेंशियल निकालना है एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे, ठीक है। तो जब इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचता है ना, तो वहाँ पर Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन जितना सीरियम 4 प्लस आयन ऐड किया गया है उसके कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाता है। तो एट द सेम टाइम क्या होगा कि Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन सीरियम 3 प्लस के इक्वल हो जाता है। तो जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल मिलता है हमको वो E10 प्लस 0.059 लॉग ऑफ Fe3/Fe2 प्लस मिलता है, और ये इक्वल होता है E02 प्लस 0.059 लॉग ऑफ सीरियम 4 प्लस अपॉन में सीरियम 3 प्लस, ठीक है। तो दोनों इक्विवेलेंस पॉइंट हैं, ठीक है, दोनों को अलग अलग लिख दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो जब ऐड कर दिया तो ये जो है पॉइंट देखिए Fe2/Fe3, ये आप माइनस करके Fe3/Fe2 कर दो तो ये निगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल ये E10 प्लस E20 डिवाइडेड बाई 2 होगा इक्विवेलेंस पोटेंशियल रेडॉक्स टाइट्रेशन का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट इन रेडॉक्स टाइट्रेशन, आपको दोनों सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट देखिए Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो अगर आप इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद अगर आप बढ़ते हो तो जो पोटेंशियल होता है वो सीरियम 4 अपॉन सीरियम 3 प्लस के रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम एक इसको आपको बताते हैं कि ओवरऑल क्या होता है बिफोर इक्विवेलेंट, आफ्टर इक्विवेलेंट और एट इक्विवेलेंट। तो देखिए पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन को मेजर करने के लिए हम एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड लेते हैं आयरन का। तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस आयन होता है इसमें, इस कंबाइंड करते हैं इसको किसके द्वारा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं हम, ठीक है, वो होता है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड ले लिया हमने और यहाँ पर आयरन इलेक्ट्रोड है। तो अब यहाँ पर सीरियम 4 प्लस आयन को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो हमको बिफोर इक्विवेलेंट जो पॉइंट मिलेगा, हमको जो पोटेंशियल मिलेगा वो E राइट माइनस E लेफ्ट होगा। तो राइट में हमारा क्या है, राइट में हमारा क्या है, आयरन है, तो आयरन का पोटेंशियल हो गया E10 प्लस 0.59 लॉग ऑफ Fe3/Fe2 प्लस माइनस E कैलोमल हो गया, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल का फार्मूला हो गया लेफ्ट हैंड मतलब बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। अब आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होगा कि जो सेल का पोटेंशियल होगा, धीरे धीरे सीरियम 4 प्लस आयन को ऐड कर रहे हैं ना, तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन अब जीरो हो जाएगा, मतलब ये और नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब पोटेंशियल उसके आगे बढ़ेगा तो वो सीरियम 4 प्लस और सीरियम 3 प्लस के रेशियो पर डिपेंड करेगा। तो वहाँ पर जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल जो होगा आफ्टर इक्विवेलेंट
तो E02 प्लस 0.59 लॉग ऑफ सीरियम 4 बाई सीरियम 3 और माइनस कैलोमाल इलेक्ट्रोड। तो ये होगा सिंपल, ठीक है। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कैसे करना है। तो ये दो टाइप के आपके टाइट्रेशन हो गए। तीसरा टाइट्रेशन होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो इसको भी हमने नॉर्मल ऑर्डिनरी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें पोटेंशियल के द्वारा मेजर करते हैं हम। तो क्या करते हैं इसमें AgNO3 मतलब Ag सिल्वर का एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैलोमल इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं। अब ये जो Ag सिल्वर का इलेक्ट्रोड है इसमें हम KCl सोल्यूशन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो Ag प्लस आयन और NO3 माइनस होता है, AgNO3 का सोल्यूशन होता है। अब इसमें KCl सोल्यूशन को ऐड करते हैं तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है और बाकी K प्लस NO3 माइनस आयन मिलता है। तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में Ag प्लस का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आप KCl ऐड करोगे तो Ag प्लस का अमाउंट डिक्रीज करता जाएगा। तो जब उसका अमाउंट डिक्रीज करेगा तो सिंपल है पोटेंशियल भी इफेक्ट होगा। तो इस सेल का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पर जो ई सेल होगा ये E0 सेल प्लस 0.059 लॉग ऑफ Ag प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आप ये जान लो कि Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के ये Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखोगे तो यही फार्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिख रहे हो तो Ag प्लस ऊपर आएगा। तो आपका Ag प्लस जैसे जैसे हम KCl ऐड करेंगे ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो KCl जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अब्रप्टली डिक्रीज करेगा, तो वही उसका एंड पॉइंट होगा। तो ये देखिए ग्राफ में कि पहले शुरू में थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है, लेकिन ये जो पॉइंट आता है यहाँ से ये अब्रप्टली डिक्रीज करता है, देन फिर स्लाइटली डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का कर्व है पोटेंशियोमेट्रिक में, तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगला जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो पोलरोग्राफी पे होगा और उसका डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है अगला भी। तो अगर आप लोगों को ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो सो दैट मैं और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। So thank you so much for watching the video.